मैं वापस जिंदा हो गया। उस दिन जब मैं स्विन से मिला था, उसके पिता ने मेरे चेहरे पर 1 अरब का चेक फेंका था। पिछली जिंदगी में मैंने गुस्से में वो चेक ठुकरा दिया था, लेकिन इस बार मैंने उसे एक ठंडी मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया, जबकि वो मुझे दूर से घूर रहे थे। 10 साल बाद मैंने एक भूत की तरह जिंदगी बिताई, उसके साए का पीछा करते हुए। आखिरकार एक बिजनेस बैंक्वेट के दौरान उसे बचाने की कोशिश में एक दुश्मन ने मुझे एक अंधेरी गली में मार डाला। मरने से पहले मैंने आखिरी चीज जो देखी वो था उसका बेरहम चेहरा, जैसे मैं कोई अजनबी हूं जिसकी कोई अहमियत नहीं। इस बार मैं वो डरा हुआ कुत्ता बनने से इनकार करता हूं जो सब कुछ खो देता है। तो मैं शांति से पीछे हटा और चेक को देखा। मैंने स्विन के पिता को एक चमकदार मुस्कान दी और यहां तक कि आभार भी जताया। धन्यवाद अंकल। मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उस आलीशान रिसेप्शन हॉल में वो किसी बिजली की तरह गूंजी। स्विन जो कहने वाली थी वो उसके गले में ही अटक गया। उसका घमंडी चेहरा तुरंत हैरानी में बदल गया। शायद उसे लगा था कि मैं किसी अलग तरीके से मना करूंगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, वो भी एक आभारी मुस्कान के साथ। सावी जो उसके बगल में खड़ा था, उसकी मुस्कान ऐसे जम गई जैसे कोई कुत्ता अचानक जाल में फंस गया हो। और स्विन, वो हमेशा बर्फ की तरह ठंडी और गर्वित महिला जो कभी अपने जज्बात नहीं दिखाती थी, पहली बार उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। पहली बार उसके चेहरे की वह सामान्य शांति टूटी हुई दिखाई दी। उसकी नजरें थोड़ी झुकी, होंठ खुले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मैंने उस चेक को ध्यान से मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। फिर मैं खड़ा हुआ और स्विन के पिता की तरफ बढ़ा। चिंता मत कीजिए अंकल, आज के बाद मैं स्विन के लिए कोई सिरदर्द नहीं बनूंगा। स्विन, मुझे माफ करना कि मैंने पिछले 3 साल तुम्हें परेशान किया। मुझे सच में अफसोस है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तुम्हारा सफर अच्छा रहे। स्विन का शरीर हल्का सा कांपा, जो शायद कोई और नहीं देख पाता। उसने आखिरकार मुझे सच में देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में अब कोई ठंडक नहीं थी, बल्कि एक गहरा और न हिलने वाला अविश्वास था। उसके कुछ बोलने का इंतजार किए बिना मैं पलटा और चल दिया। हाँ चनन, मुझे लगा था तुम इससे ज्यादा समझदार हो। असल में तुम बस एक बिना दिमाग वाले बेवकूफ हो। पैसों के लालच में आकर तुमने 10 साल के जज्बातों को 1 अरब के लिए बेच दिया। कितनी शर्म की बात है। अगर मेरी पिछली जिंदगी होती तो ये कड़वे शब्द मुझे बेकाबू कर देते। गुस्से से पागल होकर मैं भिड़ जाता और फिर उसके बॉडीगार्ड्स मेरी बुरी हालत कर देते। लेकिन इस बार मैं शांति से पलटा और उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस हल्की सी चिढ़ थी। सेकंड यंग मास्टर, आप मजाक कर रहे होंगे। पहली बात, 10 साल नहीं 13 साल। दूसरी बात, वो जज्बात नहीं थे, बल्कि मेरी तरफ से सहे गए एक तरफा अपमान का नाम था। और तीसरी बात, यह कोई सामान बेचने जैसा नहीं है। उन 3 सालों तक एक वफादार कुत्ते की तरह रहने में मेरा वक्त और मेहनत भी लगी है। यह 1 अरब न ज्यादा है न कम। यह बिल्कुल सही कीमत है। मैं वीआईपी लाउंज का दरवाजा खोलकर बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। मेरे पीछे बस एक सन्नाटा छाया हुआ था। होटल से बाहर निकलते ही तेज धूप ने मेरी आंखें चौंधिया दी। मैंने वो चेक निकाला। वो नंबर्स इतने असली लग रहे थे कि किसी की भी आंखों में आंसू ला दें। पैशन के साथ नफरत करो, पैशन के साथ सम्मान करो। मैं पहले ही एक अंधकार से भरी जिंदगी जी चुका था। इस बार मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करूंगा। मैं तुरंत बैंक नहीं गया। सुजोंगो जैसा चालाक लोमड़ी उस चेक के साथ कोई ना कोई चाल जरूर चलता। हो सकता है वो उसे कैंसिल करवा देता, या फिर मुझे महज एक बेकार कागज का टुकड़ा थमा देता ताकि वो मुझे बेवकूफ बनता हुआ देख सके। मैंने टैक्सी ली और अपने किराए के कमरे की तरफ निकल पड़ा। 10 वर्ग मीटर से भी छोटा कंक्रीट का एक कमरा, जिसकी दीवारें काली थीं और हवा में इंस्टेंट खाने की महक के साथ साथ गरीबी की बू भी फैली हुई थी। यही वो जगह थी जहां पिछली जिंदगी में मैंने स्विन के स्कूल के पास रहने के लिए 3 साल दांत भींचकर काटे थे। मैंने अपना 5 साल पुराना कंप्यूटर चालू किया। स्क्रीन को ऑन होने में 1 सदी लग गई। मैंने कुछ भी जल्दबाजी में नहीं किया। मैं बस अपनी कुर्सी पर टिका और इकोनॉमी के बारे में सोचने लगा। एक बार जब आप वापस जिंदा हो जाते हैं तो सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? जानकारी। अगले 10 सालों के इकोनॉमिक ट्रेंड्स, स्टॉक्स आसमान छुएंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज तरक्की करेंगी, मुझे यह सब बिल्कुल साफ साफ पता था। मैंने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खोला। मैंने कोड डाला TFT टेक्नोलॉजी। मुझे अच्छे से याद था कि कल यह एक मामूली सी छोटी कंपनी चिप टेक्नोलॉजी का एक पेटेंट अनाउंस करेगी, जिससे इसके शेयर्स की कीमत 5 युआन से सीधे 200 युआन तक पहुंच जाएगी। मैंने अपना फोन उठाया और स्विन को कॉल किया।
तुम्हारा सारा सामान मेरे पास है। मैंने सब कुछ पैक कर दिया है और दरवाजे के बाहर रख दिया है। तुम जब चाहो किसी को भेजकर इसे उठवा सकती हो। और हाँ, मैं अपना फोन नंबर बदल रहा हूँ, इसलिए आगे से मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जवाब का इंतजार किए बिना मैंने तुरंत कॉल काट दी। मैंने सिम कार्ड निकाला, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया। दुनिया आखिरकार शांत हो गई। अगली सुबह मैं सीधा बैंक गया। मुझे हैरानी नहीं हुई जब ट्रांजैक्शन बिना किसी परेशानी के हो गया, जब तक कि मेरे फोन पर नए अकाउंट नंबर और अपडेटेड बैलेंस का नोटिफिकेशन नहीं आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने पूरे 9,939 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए और वहां से सब कुछ TFT टेक्नोलॉजी के शेयर्स में लगा दिया। बैंक से बाहर निकलते ही मुझे अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अब बस इंतजार करना बाकी था। मैं अपने उस पुराने किराए के कमरे में वापस नहीं गया। मैं सीधे शहर के बीचों बीच पहुंचा। मैंने एक लग्जरी स्वीट बुक किया, बाथटब में छलांग लगाई, ठंडी शैंपेन पी और शहर का नजारा देखने लगा। मैंने ठंडी शैंपेन पी और शहर का नजारा देखने लगा। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं खुद ही हैरान था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ ऐसे होटल्स के बाहर खड़ा होकर ऊपरी मंजिलों की रोशनियों को देख सकता था और अंदर की हाई सोसाइटी और उनकी आलीशान पार्टियों की बस कल्पना कर सकता था। अचानक फोन की घंटी बजी। वो एक अनजान नंबर था। ये स्विन था। चैनन, तुम कहाँ हो? जो चीजें मैंने तुम्हें दी थी तुमने वो सब फेंक दी। लगता है उसने मेरा नया नंबर ढूंढने की मेहनत की थी। वो चीजें जो वो मुझे देती थी वो सिर्फ वैसी चीजें थीं जो अब उसे नहीं चाहिए थीं। एक कागज का टुकड़ा, एक नोटबुक। जब भी वो मुझे कुछ देती तो ऐसा लगता जैसे किसी भिखारी को खैरात बांट रही हो। उस वक्त मैं कितना बेवकूफ था जो उन्हें खजाने की तरह संभाल कर रखता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने होटल के रूम सर्विस को कॉल किया। कृपया मेरे लिए 2 प्रोफेशनल मसाज सेशन बुक कर दें। इस जिंदगी में मुझे अपना अच्छे से ख्याल रखना है। अगले 1 हफ्ते तक मैंने वो जिंदगी जी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। हर दिन मैं आराम से उठता, होटल की छत वाले रेस्तरां में स्वादिष्ट नाश्ते का मजा लेता, दोपहर में जिम या स्विमिंग पूल जाता और जंकिन नाइट लाइफ का अनुभव करता। मैंने अपने सारे सस्ते कपड़े फेंक दिए और ऐसे कपड़े खरीदे जो मुझ पर अच्छे लगते थे। कपड़े इंसान को बनाते हैं, यह कहावत बिल्कुल सच है। जब मैंने वो बेहतरीन फिटिंग वाला सूट पहना, कलाई पर पटेक फिलिपे की घड़ी बांधी और किसी भी लग्जरी जगह पर गया तो मुझे सिर्फ विनम्र मुस्कान और बेहतरीन सर्विस मिली। वो अजीब और तिरस्कार भरी नजरें अब खत्म हो चुकी थीं। पैसा बिना किसी शक के एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। जहां तक TFT टेक्नोलॉजी के शेयर्स का सवाल था, मैंने उन्हें पलट कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उस शाम मैंने 2 खूबसूरत मॉडल्स को यिंदीन के सबसे टिंगोन में ड्रिंक के लिए बुलाया। वहां का संगीत कानों को फाड़ देने वाला था। परछाइयां नाच रही थीं और हवा में पैसे और परफ्यूम की महक घुली हुई थी। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे यहां अंदर कदम रखने का अधिकार भी नहीं होता। अब VIP सेक्शन की सबसे अच्छी टेबल पर बैठा था और हर किसी की नजरें मेरी तरफ थीं। यंग मास्टर, एक और ड्रिंक लीजिए, मेरे बगल वाली मॉडल ने प्यार भरे अंदाज में मेरे करीब आते हुए कहा। मैंने मुस्कुराते हुए हल्के से उसकी नाक को छुआ। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरी नजर अचानक एक जानी पहचानी परछाई पर पड़ी। स्विन, वो यहां क्या कर रही थी? उसके बगल में सावी खड़ा था और उनके साथ कुछ और अमीरजादे थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। सावी बातें करते हुए हंस रहा था और हर शब्द के साथ उसके मुंह से थूक उड़ रहा था। स्विन का चेहरा हमेशा की तरह बर्फ सा ठंडा था, जो उस जगह के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। उस भारी शोरगुल और भीड़ के बीच उसने भी मुझे देख लिया। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, उसकी आंखों में हैरानी दिखी, फिर एक शक और आखिर में नफरत। हाँ, नफरत। उसकी नजरों में मेरे जैसा इंसान जिसने अय्याशी करने के लिए उसके पिता के पैसे लिए हों, किसी कचरे से कम नहीं था। सावी ने भी उसकी नजरों का पीछा किया। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी बनावटी मुस्कान आ गई। उसने भीड़ को चीरा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। अरे चनान है, महान आशिक चैनन। सावी की आवाज जानबूझकर बहुत तेज थी ताकि आसपास के सभी लोगों का ध्यान खींचा जा सके। तो तुमने अंकल स्विन से वो 10 मिलियन लेकर यहाँ मजे मारने का फैसला किया है। तुम्हें तो लग रहा होगा कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर हो। उसके पीछे खड़े लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। वो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे एक चापलूस कुत्ता कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने 10 मिलियन के लिए खुद को बेच दिया। मर्दों के नाम पर एक कलंक। मेरे बगल में बैठी दोनों मॉडल्स को भी असहज महसूस होने लगा। वो उठना चाहती थीं, लेकिन मैंने उन्हें आराम से रोक दिया और इशारा किया कि वो अपनी जगह से ना हिलें। मैंने अपना ग्लास उठाया
और धीरे धीरे उसे हिलाने लगा, जिससे अंदर की व्हिस्की घूमने लगी। मैंने उनकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। साउई, युवा मास्टर साउ, काफी वक्त हो गया। परिवार का बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि साउ ग्रुप के कुछ विदेशी प्रोजेक्ट्स में कुछ परेशानी आ रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साउई ने झल्लाते हुए कहा। मैंने अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया। साउथ ईस्ट एशिया का पोर्ट प्रोजेक्ट, जो वहां की लोकल पॉलिसी बदलने के कारण बंद हो गया है ना, और यूरोप में चिप बनाने वाली वो कंपनी जिसे एसजे कैपिटल ने हड़प लिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के हाथ से जाने की वजह से तुम्हारी कंपनी को कम से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। क्या मैं गलत हूं? ये सारी फाइनेंशियल न्यूज से थी जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में पढ़ी थी। ये सुनते ही साहोई के माथे पर तुरंत ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ये सब कंपनी के अंदर के सीक्रेट्स थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा शायद ही कोई इसके बारे में जानता था। इस बेकार इंसान को यह सब कैसे पता चला? तुमने मेरे बारे में जासूसी की है, साओई ने घबराते हुए कहा। मैंने अपना ग्लास नीचे रखा और आखिरकार सीधे उसकी आंखों में देखा। युवा मास्टर साओ, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो। तुम अभी भी इसके लायक नहीं हो। मैं खड़ा हुआ। मैं उससे आधे सिर जितना लंबा था और उसे पूरी ऊंचाई से देख रहा था। मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। अपने खुद के मामलों पर ध्यान दो। एक पागल कुत्ते की तरह बर्ताव मत करो जो अपना सारा दिन हर चलते फिरते इंसान को काटने में बिताता है। आसपास गूंज रही हंसी धीरे धीरे शांत हो गई। हर किसी ने महसूस किया कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। साहुई मेरी मौजूदगी से दब सा गया था। उसके होंठ हिले लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका चेहरा पहले लाल हुआ और फिर पीला पड़ गया। एक भयानक और भद्दा सा एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आ गया था। मैंने अब उसकी तरफ रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने पर्स से नोटों की एक गड्डी निकाली और मेज पर रख दी। तुम दोनों ने अच्छा काम किया। ये लो, टैक्सी से घर जाने के लिए। यह कहते हुए मैंने अपने सूट का कॉलर ठीक किया और साउई के ठीक सामने से गुजरते हुए आगे बढ़ गया। सुइन के पास पहुंचकर मैं एक पल के लिए रुका। वीआईपी लाउंज की तुलना में इस बार उसकी आंखों में हैरानी और भी ज्यादा थी। वह शायद ये नहीं समझ पा रही थी कि जो गरीब लड़का कुछ दिन पहले तक एकदम कंगाल था, वो अचानक इतना अलग और इतना दबंग कैसे बन गया। मैंने उसे एक गहरी और मतलब भरी मुस्कान दी। सुइन, तुम्हें लोगों के असली स्वभाव को थोड़ा बेहतर तरीके से परखना सीखना चाहिए। इतना कहकर मैं पीछे मुड़ा और चल दिया, अपने पीछे एक दृढ़ परछाई और एक अवाक खड़ी भीड़ को छोड़ते हुए। ऐसा नहीं था कि वो मेरी पहुंच से बाहर थी। बस अब मुझे उसे देखने के लिए अपना सिर उठाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। क्लब से बाहर निकलने के बाद मैं वापस होटल नहीं गया। इसके बजाय मैं सीधा जंकिन के एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। यह जगह मेरी पिछली जिंदगी के बहुत सारे दर्दनाक पलों को समेटे हुए थी। अब जब मेरे पास मेरी शुरुआती रकम आ चुकी थी तो यह किसी और जगह जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का सही वक्त था। अगली सुबह होते ही प्लेन ने उड़ान भरी। मंजिल थी मोडू, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल शहर, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ मौके ही मौके थे। हवाई जहाज में मैंने अपना फोन बंद कर दिया। मैं अपनी फर्स्ट क्लास सीट पर आराम से लेट गया और एक गहरी नींद में सो गया। जब मैंने आंखें खोली, डोंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर चुका था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मोडू की तेज और इलेक्ट्रिक हवा में सांस लेते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई ऐसा योद्धा हूं जिसने दोबारा जन्म लिया हो। मुझे घर खरीदने की कोई जल्दी नहीं। हुआपू नदी के किनारे बसे सबसे लग्जरी अपार्टमेंट होटल थॉमसन रिवियरा में मैंने लंबे समय के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। 397 वाली शीशे की उस बड़ी सी खिड़की के सामने खड़े होकर और शहर के शानदार नाइट व्यू को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि यही अरीना है। अगले दिन जैसे ही शेयर बाजार खुला, मुझे मेरे ब्रोकर का कॉल आया। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। मिस्टर चैनन, ये तो ऊपर जा रहा है। टीएफटी टेक्नोलॉजी के लिमिट अप पर पहुंच गए हैं। मैंने पूरी शांति और बेरुखी के साथ जवाब दिया। बढ़िया है, अपनी पोजीशन होल्ड करके रखो। जब तक ये 150 तक ना पहुंच जाए तब तक इसे छूना भी मत। कॉल काटने के बाद मैंने आगे की योजना बनानी शुरू की। सिर्फ शेयर्स के भरोसे बैठना जल्द पैसा कमाने का तरीका था, लेकिन इसकी बुनियाद मजबूत नहीं थी। मुझे अपना खुद का साम्राज्य बनाना था। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के आधार पर मुझे पता था कि आने वाले सालों में इंटरनेट, हेल्थ केयर, न्यू एनर्जी, ऑटोमोबाइल, एआई ही वो 3 मुख्य सेक्टर्स होंगे जो बाजार पर राज करेंगे। मैंने एक हफ्ता पूरा एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाने में लगाया। मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलना चाहता था जो खास तौर पर उन स्टार्टअप्स में पैसा लगाए जिनमें आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना हो। 1 महीने बाद टीएफटी टेक्नोलॉजी के शेयर्स ठीक मेरी भविष्यवाणी के मुताबिक तेजी से बढ़कर 150 युआन तक पहुंच गए। मेरे अकाउंट में मौजूद शुरुआती 93 मिलियन का बैलेंस अब एक ऐसी रकम में बदल चुका था
जिसे देखकर मेरी भी सांसें रुक गईं। पूरे 300 मिलियन। मैंने एक भी पल गंवाए बिना सारे शेयर्स बेच दिए और अपना प्रॉफिट सुरक्षित कर लिया। कैपिटल के साथ वांग चाओ कैपिटल ने मोडू में ऑफिशियली अपने ऑफिस शुरू कर दिए। UGIAS वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठे हुए मैंने इंडस्ट्री के औसत से कहीं ज्यादा सैलरी देकर टैलेंटेड लोगों को काम पर रखना शुरू किया। मैंने सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स, एनालिस्ट, ट्रेडर्स को अपनी कंपनी में शामिल किया। शुरुआत में वो सभी टॉप दर्जे के लोग 20 साल के एक लड़के पर शक कर रहे थे, लेकिन जब मैंने लगातार 3 बार US स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की सटीक भविष्यवाणी की, शॉर्ट सेलिंग करके सिर्फ एक दिन में $50 मिलियन का मुनाफा कमा कर दिया, तो वो सब अवाक रह गए। मेरी तरफ देखने का उनका नजरिया शक से हटकर सम्मान में और फिर एक गहरी भक्ति में बदल गया। उनकी नजरों में मैं सिर्फ उनका बॉस नहीं था, मैं एक भगवान था। मेरी जिंदगी भी अब पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गई थी। हर दिन अनगिनत मीटिंग्स होती थीं, पढ़ने के लिए ढेर सारी रिपोर्ट्स होती थीं और मिलने के लिए बहुत सारे लोग। मैंने धीरे धीरे स्वीन और उस भयानक अतीत को भुला दिया, कम से कम तब तक जब तक एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने मेरे हाथों इनविटेशन कार्ड लाकर नहीं रख दिया। अगले हफ्ते एग्जीबिशन सेंटर में। मेरी सेक्रेटरी थोड़ी परेशान लग रही थी। अगले हफ्ते सेंग एग्जीबिशन सेंटर में एक इंटरनेशनल बिजनेस समिट होने वाला है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आया हुआ एक इनविटेशन है। मैंने उसे लिया और लापरवाही से देखा, लेकिन जब ऑर्गेनाइजर्स की लिस्ट पर पड़ी तो मेरी उंगलियां एक पल के लिए सुग्रुप किसी जिद्दी भूत की तरह, इस इनविटेशन को मना कर दो। लेकिन सर, सेक्रेटरी ने चिंता जताते हुए कहा, यह समिट बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की लगभग आधी कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा आयोजन समिति मिस्टर ली ने खास तौर पर आपके आने की रिक्वेस्ट की है। मिस्टर ली, हांगकांग के सबसे अमीर आदमी का बेटा और इस ऑर्गेनाइजर। मैंने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ ली। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इस इंसान को सिर्फ न्यूज में देखा था और अब वो खास तौर पर मुझसे मिलना चाहता है। लगता है वांग चाओ कैपिटल की शोहरत काफी दूर तक फैल चुकी है। ठीक है, मैं जाऊंगा। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो उस परिवार का चेहरा कैसा होगा। वैसे भी मैंने उनके लिए एक बहुत ही शानदार तोहफा तैयार किया है। 1 हफ्ते बाद मैंने कॉन्फ्रेंस वाली जगह के लिए उड़ान भरी। जैसा कि तय था, लैंड करने के बाद मैं सीधा इवेंट की लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन मेरी उम्मीदों के बिल्कुल उलट। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, साओई तेजी से मेरी तरफ झपटा। तूने ये क्या किया है? आसपास के सभी लोगों की घूरती नजरों के बीच साओई उस जुआरी की तरह लग रहा था जो अभी अभी अपना सब कुछ हार चुका हो। उसने मेरे सूट का कॉलर पकड़ लिया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बिल्कुल इसी वक्त उसे शायद यह खबर मिली, साओ ग्रुप का पोर्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो गया है। चेनन, तूने क्या किया है कमीने? मैंने उसके कांपते हुए हाथ की तरफ देखा। आधा महीना पहले वह एक यंग मास्टर था, लेकिन अब मेरी नजरों में वह महज एक तड़पता हुआ कठपुतली था। मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, बस एक ऐसी शांति महसूस हुई जो सब कुछ पहले से देख रही थी, सब कुछ भांप रही थी। युवा मास्टर साओ, यह सूट बहुत महंगा है। शायद अब तुम्हारे पास इसकी भरपाई करने की औकात नहीं बची है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़कर सिर्फ उतनी ही ताकत से मरोड़ी जितनी की जरूरत थी। वो दर्द से चिल्लाया और बड़ी दयनीय हालत में मुझे छोड़ दिया। मैंने शांति से अपना मुड़ा हुआ कॉलर, कंट्रोल में होने का यह एहसास मेरी पिछली जिंदगी की उन गिड़गिड़ाने वाली मिन्नतों से कहीं ज्यादा बेहतर था। वांग चाओ कैपिटल, तेरे फंड्स कहां से आया? और तुझे मेरे परिवार के ट्रम्प कार्ड के बारे में कैसे पता चला? साओई ने हताश होकर पूछा। इसके लिए, मैंने कहा, तुम अपने पिता के दिए गए उन 10 मिलियन का शुक्रिया अदा कर सकते हो। उसी पैसे की वजह से मैं TFT टेक्नोलॉजी के साथ उस मौके का फायदा उठा पाया। साओई अपनी जगह पर जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पैसे का इस्तेमाल उसके पिता ने मुझे बेइज्जत करने के लिए किया था, वही पैसा साओ परिवार को दफनाने की पहली कुदाल बन जाएगा। ठीक उसी वक्त सफेद रंग का बिजनेस सूट सू इन भीड़ से बाहर निकली। उसकी आंखों में गहरी हैरानी थी। चेनद, उसने कहा, क्या तुम्हें इतना बेरहम होने की जरूरत थी? मैंने उस चेहरे को देखने के लिए अपना सिर मोड़ा जिससे मैंने अपनी पिछली जिंदगी के 10 सालों तक बेइंतहा प्यार किया था, लेकिन अब मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। मिस्सू, बिजनेस एक युद्ध की तरह है। जब साओई मुझे कुचलने की कोशिश कर रहा था, तब आपको वो बेरहम नहीं लगा? स्वीन के होंठ कांपे, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। सबकी नजरों के सामने मैंने उन्हें इग्नोर VIP एरिया की तरफ जाने के लिए बैंक्वेट हॉल के बीच से गुजरने लगा। एक पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। तुम एडवर्सरी कहलाने लायक भी नहीं हो। मैं मिस्टर ली के पास पहुंचा, जो हांगकांग के सबसे अमीर इंसान के बेटे थे।
और धीरे से अपना ग्लास उनके ग्लास से टकराकर चीयर्स किया। साउई वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर फुसफुसाहटों का ऐसा शोर उठा जिसने उसे एक लहर की तरह डुबो दिया। प्राइवेट वीआईपी लाउंज में इतनी शांति थी कि सिर्फ ग्लास से टकराती बर्फ की आवाज ही सुनी जा सकती थी। मिस्टर ली मेरे ठीक सामने बैठे थे और उनकी आंखों में मेरे लिए तारीफ झलक रही थी। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। वांग चाओ कैपिटल अब न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट को विकसित करने के ली ग्रुप के साथ साझेदारी करेगा। मैं जानता था कि एक बार यह कदम उठाने के बाद मेरी पोजीशन हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। मिस्टर चैनन, नई पीढ़ी सच में कमाल की है। साव परिवार के हिस्से का वो प्रोजेक्ट आपने बिना किसी परेशानी के पूरी तरह निगल लिया। मिस्टर ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने प्रोसीजर का पालन किया है। क्या मैं आपको हैरान कर रहा हूं मिस्टर ली? मिस्टर ली के जाने के बाद मैं भी बस लाउंज से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी दरवाजा फिर से खुला और स्वेन दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर अब वो ठंडक और घमंड नहीं था जो थोड़ी देर पहले बैंक्वेट हॉल में था। उसकी आंखों में एक ऐसी थकान और पछतावा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चैनर, क्या हम एक पल के लिए बात कर सकते हैं? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी बात। मैं वापस सोफे पर बैठ गया और खुद के लिए एक ग्लास पानी डाला। अपनी पुरानी जिंदगी में अगर मैंने उसकी आवाज में ऐसा टोन सुना होता तो शायद मैं खुशी से पागल हो जाता, लेकिन अब मुझे सिर्फ यह महसूस हो रहा था कि यह मेरे वक्त की बर्बादी है। मिस्सू, आज दोपहर को मेरी एक मल्टीनेशनल मीटिंग है। आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। तुमने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं बुलाया। उसकी आवाज में दर्द था। वो 10 मिलियन। मेरे पिता सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में चले जाओगे। यह सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। एक इम्तिहान? मेरे मुंह पर 10 मिलियन फेंकना, मुझे बॉडीगार्ड्स के हाथों धक्के मारकर बाहर निकलवाना, इसे आप इम्तिहान कहती हैं? अगर आप यहां सिर्फ ये बकवास करने आई हैं तो आप जा सकती हैं मिस्सू। उन 10 मिलियन के लिए आपका शुक्रिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि आत्मसम्मान क्या होता है और यह असल में प्यार से कहीं ज्यादा कीमती है। सुइन अपनी जगह पर सुन्न खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खड़ा हुआ। मैंने अपना कोट उठाया और उसके ठीक बगल से गुजरते हुए आगे बढ़ गया। मैंने उसे देखने के लिए सिर भी नहीं घुमाया। मिस्सू, भविष्य में अब हम कभी प्यार की बात नहीं करेंगे। हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होगा। मैं लाउंज से बाहर निकल आया। मुझ पर पड़ रही सूरज की रोशनी अजीब सी गर्म और सुकून देने वाली लग रही थी। मुझे एहसास हुआ ऑब्सेशन को छोड़ने के बाद हवा भी कहीं ज्यादा ताजी हो गई है। मोडू लौटने के तीसरे दिन मुझे सुपरिवार के मुखिया का कॉल आया। 15 दिन पहले उसकी आवाज में जो दबदबा था वो अब गायब था। उसकी जगह अब एक ऐसी घबराहट थी जिसे वो मुश्किल से छिपा पा रहा था। मैं वांग चाओ कैपिटल के टॉप फ्लोर पर अपने ऑफिस हुआपू नदी का नजारा देख रहा था। मैंने बहुत ही आराम से स्पीकर बटन दबाया। चेनन, कमीने, तू कर क्या रहा है? तूने साव परिवार का प्रोजेक्ट चुरा लिया और अब सू ग्रुप के बिखरे हुए हॉस्टाइल टेकओवर खरीद रहा है। अंकल सू, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि बिजनेस की दुनिया इंटरेस्ट मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि सू ग्रुप के शेयर्स एक बहुत वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? फोन के दूसरी तरफ से कुछ कांच टूटने की आवाज आई। साफ था कि जनाब सिर्फ थोड़े बहुत गुस्से में नहीं थे, वो बौखलाए हुए थे। अपनी पिछली जिंदगी में उसने मेरे साथ कीड़े मकोड़ों जैसा बर्ताव किया था। उसे लगा था कि मैं कभी अपना सिर नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन आज उसकी जिंदगी मेरे हाथों में थी। तू बदला लेना चाहता है? तू स्विन की वजह से सुपरिवार को बर्बाद करना चाहता है? आप खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं। मिस्सू के लिए बदला? मैं बस एक फायदेमंद बिजनेस डील कर रहा हूं। मैंने फोन उठाया और सीधे उसके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार चल रहे फंड्स के आंकड़ों को देखा और एक अजीब सी शांति महसूस की। पिछले कुछ सालों में सू ग्रुप बाहर से बहुत ही सफल दिखता था, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह से एक बर्बादी था। उनके इंटरनल सिस्टम में अनगिनत कमियां थीं। मुझे बस एक छोटा सा धक्का देना था और यह पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। प्रेसिडेंट चैनन, इंटरकॉम पर सेक्रेटरी की आवाज आई। मिस सू नीचे आई हैं, वो आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। मैंने अपनी कलाई पर बंधी पाटेक फिलिपे घड़ी को थपथपाया। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक 15 दिन पहले मेरे पास सुपरिवार के दरवाजे के अंदर कदम रखने का अधिकार भी नहीं था, और 15 दिन बाद सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी मेरे ऑफिस के बाहर बड़ी दयनीय हालत में इंतजार कर रही है। क्या इंतजार है? उन्हें इंतजार करने दो जब तक मैं यह रिपोर्ट पढ़ नहीं लेता, मैंने कहा, और अपने कॉफी के कप से एक घूंट लिया। कॉफी का कड़वा स्वाद जो मेरे मुंह में फैला, उसने मुझे एक अजीब सी खुशी दी। मैं चाहता था कि सुझोंगो समझे कि उस वक्त जो 10 मिलियन उसने मुझ पर फेंके थे उसका अंजाम क्या हो सकता है। 2 घंटे बाद स्विन आखिरकार मेरे ऑफिस में दाखिल हुई। वह पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी।
उसका मेकअप जो हमेशा एकदम परफेक्ट रहता था, अब उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को छिपा नहीं पा रहा था। उसने अपने सीने से एक फाइल कसकर पकड़ रखी थी। यह सु ग्रुप की तरफ से मदद की आखिरी गुहार थी। चैन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। मेरे पिता की तबीयत खराब हो रही है। अगर सु परिवार बर्बाद हो गया तो वो ये सब सह नहीं पाएंगे। मैंने अपनी कुर्सी घुमाई और उस औरत को देखा जो कभी मेरे पहुंच से इतनी बाहर थी। अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ इसे बचाने की खातिर मुझे एक अंधेरी गली में मार डाला गया था, लेकिन इसने मेरे जनाजे तक में आने की जहमत नहीं उठाई थी। इसकी विनती कितनी अजीब और झूठी लग रही है। अब मिस सू, मैंने शांति से कहा, जब कोई किसी से विनती करता है तो उसमें एक विनती करने वाले का रवैया होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आपके हाथ रीस्ट्रक्चरिंग का एग्रीमेंट है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? परिवार को बचाने के लिए हम कोई भी शर्त मान लेंगे। मैं अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ा। डर के मारे उसने खुद ही एक कदम पीछे ले लिया। उसकी आंखों में साफ खौफ दिख रहा था। मैंने उस फाइल की तरफ इशारा किया जो उसने हाथ में पकड़ रखी थी। मैंने उसे उसके हाथों से छीना, पेपर श्रेडर मशीन में डाल दिया। मुझे 0.1% हिस्सेदारी चाहिए। सुग्रुप कंट्रोलिंग शेयर्स और सुजोंगो को पब्लिकली मुझसे माफी मांगनी होगी। ये नामुमकिन है, वो चीखी। मेरे पिता इन शर्तों को कभी नहीं मानेंगे। मैं वापस अपनी डेस्क के पीछे आकर बैठा और एक सिगार जला लिया। धुएं के छल्लों के बीच से मेरी नजरें ठंडी और बेपरवाह हो गईं। तो फिर अब आगे बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मिस्सू, बाजार बंद होने बिफोर मार्केट क्लोज का वक्त है आपके पास। कल मैं कंपनी को पूरी तरह एक्विजिशन। तब तक आपका परिवार न सिर्फ अपनी कंपनी खो चुका होगा बल्कि एक बहुत बड़े कर्ज के बोझ तले भी दब जाएगा। सुइन अपनी कुर्सी पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई शैतान हूं, लेकिन मुझे पता था कि मैं बस वो इंसाफ वापस ले रहा हूं जो मेरा हक था। अब आप जा सकती हैं, और जब मैं पैसे कमा रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मिस सुइन लड़खड़ाते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। मैंने उसे दूर जाते हुए देखा। मेरे दिल में उसके लिए जो थोड़ी बहुत दया बची थी वह भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यह खेल तो बस अभी शुरू हुआ। सू फैमिली बिजनेस एम्पायर की सिर्फ पहली सीढ़ी है। मैं अपनी कार में बैठा था। मैं देख सकता था कि सुग्रुप की बिल्डिंग क्रेडिटर्स की भीड़ जमा हो रही थी। सुजोंगो जरूर अपने ऑफिस में दुबका हुआ होगा और पागलों की तरह अपने उन बिगर बॉसेस कनेक्शंस को फोन कर रहा होगा। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने देखा था कि कैसे ये लोग खाने की मेज पर अपनी छाती ठोक ठोक कर मेरा ख्याल रखने की कस्में खाते थे। उस वक्त तुम मुसीबत में थे, तब मैंने तुम्हें अमीर बनने में मदद की थी। और आज जब मैं तुमसे तुम्हारे कुछ शेयर्स मांग रहा हूं तो तुम मार्केट प्राइस की बात कर रहे हो। मैंने माइक्रोफोन में सुजोंगो का गुस्सा फूटते हुए सुना। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सुपरिवार, उन्हें अभी तक यह समझ नहीं आया कि इस दुनिया में न तो कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और न ही दुश्मन इंटरेस्ट्स हमेशा के लिए होते हैं। और मैंने पहले ही उन लोगों को मार्केट से 3 ट्रिपल प्राइस का ऑफर दे दिया था। अगर प्रेसिडेंट सु माफी मांगने से इनकार करते हैं तो ये आग और भड़केगी। मैंने अपना फोन उठाया और अपनी सेक्रेटरी को प्लान सेकंड फेज शुरू करने का ऑर्डर दिया। 10 मिनट से भी कम समय में सुग्रुप फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े आर्टिकल्स सारी बड़ी फाइनेंशियल न्यूज साइट्स की हेडलाइंस बन गए। यह उन सबसे बेहतरीन तोहफों में से एक था जो मैंने उनके लिए पहले से तैयार कर रखा था। हर एक जानकारी सुग्रुप के लिए एक जानलेवा वॉर थी। ये नामुमकिन है। सिर्फ कंपनी के अंदर का कोई टॉप लेवल का इंसान ही ये अकाउंट्स और बही खाते जान सकता है। चैनन, तुम्हें ये सब कहां से मिला? मैंने बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल की कसकर बंद खिड़कियों की तरफ देखा। मानो मैं सुजोंगो के चेहरे की वो हताशा साफ देख पा रहा हूं। अपनी पिछली जिंदगी में उसकी इन गड़बड़ियों और घोटालों को छिपाने के लिए ओवर टाइम काम किया था, यहां तक कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन तक लिए थे। और इस जिंदगी में वही सारा डेटा उनके लिए नर्क वन वे टिकट बन गया था। अंकल ये तो बस शुरुआत है। कंपनी के शेयर्स की कीमत तुरंत औंधे मुंह गिर गई। सुग्रुप मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ ही घंटों बिलियंस कम हो गई। मुझे पता था कि बस 1 घंटे के अंदर सुपरिवार के दिमाग की आखिरी दीवार भी टूट शार्क्स की इस दुनिया में निगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। शाम के वक्त मोडू में जोरदार बारिश होने लगी। मैं छाता लिए बिल्डिंग से बाहर निकला और मेरी नजर तुरंत सुइन पर पड़ी जो बारिश में खड़ी थी। उसके पास कोई छाता नहीं था। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी वो रीढ़ की हड्डी जो कभी इतने घमंड से सीधी रहती थी अब थोड़ी झुकी हुई लग रही थी। मुझे आता देख वो तुरंत आगे बढ़ी, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे मुझसे कुछ कदम की दूरी पर ही रोक दिया। चैनन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे पिता से मिलने चलो। उन्हें हार्ट अटैक आया है और उनका इलाज चल रहा है। वो खुद तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मैं अपने छाते के नीचे रुका
और बारिश की उस चादर के बीच से उसे देखा। बारिश का पानी उसके गालों से बह रहा था, इसलिए यह बता पाना मुश्किल था कि वो आंसू थे या बारिश की बूंदें। अपनी पिछली जिंदगी में ऐसी ही एक बारिश वाली रात को मैं शहर का आधा हिस्सा दौड़कर पार कर गया था, सिर्फ उसके लिए वो केक का एक टुकड़ा लाने के लिए जिसके बारे में उसने बस यूं ही जिक्र किया था। पूरा आधा शहर दौड़कर पार करने के बाद मुझे क्या सुनने को मिला था? ये बहुत ज्यादा मीठा है, इसे फेंक दो। माफी? मैंने शांति से कहा। अगर माफी मांगने से कुछ होता तो फिर पुलिस किस लिए है? मिस्सू, घर जाइए। ये नाटक करना बंद करो। तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले अगर मुझे जरा सा जुकाम भी हो जाता था तो तुम्हारा दिल टूट जाता था। अब तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? क्योंकि वो चेननन जिसका दिल तुम्हारे लिए टूटता था वो उस अंधेरी गली में पहले ही एक बार मर चुका है। अब मेरी नजरों में सिर्फ जीत या हार है। मैं उसके पास से गुजरकर सड़क रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ गया। सुइन हताशा में मेरे पीछे पीछे आई, लेकिन मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा रहा। मेरी नजरों में अब इस देर से आए प्यार की कीमत कचरे से भी कम थी। अगर तुम सुपरिवार कॉम्पेंसेट के लिए तैयार हो तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं, यहां तक कि मुझसे शादी करने के लिए भी। मिस सू, वैल्यू मेरी वोंग चाओ कैपिटल कंपनी की रिसेप्शनिस्ट बनने लायक भी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया जिसने उस ठंडी हवा, बारिश और उसके रोने की आवाज को बाहर ही रोक दिया। रियर व्यू मिरर में सफेद रंग की उस परछाई को धीरे धीरे छोटा होते हुए देख रहा था। मैंने खुद के रेड वाइन का एक ग्लास डाला। इस राउंड में मेरी जीत पूरी तरह से पक्की हो चुकी। सू ग्रुप शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली थी। मैंने लकड़ी का वो भारी दरवाजा धक्का देकर खोला और जो मीटिंग रूम कुछ सेकंड पहले तक शोर शराबे से गूंज रहा था वहां अब श्मशान जैसी शांति छा गई। प्रेसिडेंट की कुर्सी की तरफ बढ़ा, जो ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था। यह कुर्सी पहले सुपरिवार की हुआ करती थी, आज यह मेरी है। मिस्टर चैनन, जैसा कि आप देख सकते हैं हम ट्रांसफर अग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं और अपने शेयर्स आपको सौंप दिए हैं। भविष्य में हम सुग्रुप के मुखिया के रूप में आपका पूरा समर्थन करेंगे। ये बूढ़े लोमड़ी, ये लोग किसी किताब के पन्ने पलटने से भी ज्यादा तेजी से अपना पाला बदलते हैं। कल तक ये सुजोगों के साथ मिलकर साजिशें रच रहे थे और आज ये नए प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। मैंने अपने सामने रखे दस्तावेजों पर नजर दौड़ाई और पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज से सुग्रुप का नामो निशान मिट जाएगा। अब से इसका नाम होगा वंग चाओ टेक्नोलॉजी। सुपरिवार के सभी सीधे रिश्तेदारों को अगले 1 घंटे के अंदर इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, कमरे के पीछे से एक हंगामा खड़ा हो सू यूबे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो फट पड़ा। जाहिर था कि वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। चैनन, तू मुझे निकालने वाला होता कौन है? ये कंपनी मेरे परिवार की है। तू तो बस एक किस्मत वाला हरामी है। तुमने अच्छी तरह सुना मैंने क्या कहा? मैंने शांति से कहा, गार्ड्स आगे आओ। बॉडीगार्ड्स तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने सुयूबी को बिना किसी रहम के घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। उसकी गालियां पूरे हॉल में गूंज रही थीं, लेकिन किसी भी शेयर होल्डर की एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं मुड़ा और मैंने सुइन को देखा। वो सबसे आखिरी लाइन में बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था और मुट्ठियां कसी हुई थीं। मिस्सू, पुराने दिनों की खातिर मैं आपके लिए एक घर छोड़ दूंगा। अपने पिता को वहां ले जाइए। कम से कम आप लोग सड़क पर तो नहीं आएंगे। सुइन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक कठपुतली जैसा सूनापन था। वो उठी और बिना एक भी शब्द कहे मीटिंग रूम से बाहर चली गई। मैं समझ गया कि उसके घमंड का आखिरी कतरा भी आज मेरे हाथों पूरी तरह से कुचला जा चुका था। आज रूफ टेरेस पर खड़े होकर हुआपू नदी के खूबसूरत नाइट व्यू को देखा तो मुझे समझ आ गया कि यह तो बस मेरे बिजनेस एम्पायर की नींव का पहला पत्थर है। असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। भाई चैनन, तुमने सुपरिवार के मामले को बड़ी ही ब्रिलियंटली संभाला। माइक्रोचिप प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन चाहिए, मुझे डर है कि उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। मिस्टर ली, क्या आपने कुछ सुना है? मैंने पूछा। मिस्टर ली ने थोड़ी दूरी पर रखी एक टेबल की तरफ इशारा किया। वहां एक औरत बैठी थी। उसकी नजरें म्यान से निकली हुई तलवार जितनी तेज थीं। जेन रॉक्सी है, मिस्टर ली ने कहा। यानी वो औरत जो अगले 10 सालों एआई की दुनिया पर राज करने वाली है। जैन परिवार की नजर भी उसी प्रोजेक्ट पर है। जेन रॉक्सी, इस औरत को लाल रेड हेयर्ड विच कहा जाता है। इसके तरीके तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा बेरहम हैं। बहुत खूब, मैंने कहा। राइवल्स को हराने में कोई मजा नहीं आता। जैसे उसे मेरी नजर महसूस हो गई हो, जेन रॉक्सी मुड़ी और उसने अपना ग्लास मेरी तरफ उठाया। उसकी मुस्कान में एक चुनौती और उकसावा था। अपनी पिछली जिंदगी में जेन परिवार 3 साल बाद मार्केट में उतरा था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी रेनेसांस की वजह बटरफ्लाई इफेक्ट होगा
और ये खूंखार दुश्मन मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जेन रॉक्सी, मेरी पिछली जिंदगी में जब तुम बिजनेस की दुनिया पर राज कर रही थी तब मैं स्विन का सिर्फ एक ड्राइवर था, लेकिन इस जिंदगी में हम देखेंगे कि असली विजेता कौन है। मैंने भी एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर मैं मुड़ गया। मुझे अपना बिजनेस प्लान फिर से देखना होगा। जिन परिवार का आना वेरिएबल है, लेकिन मेरे लिए ये एक उससे अपॉर्चुनिटी है। साउथ में जिन परिवार के इलाके पर कब्जा कर लूं तो फिर वानचाओ कैपिटल का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं। अग्रीमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पता नहीं क्यों पर किसी चीज ने मुझे अपनी गाड़ी वापस उसी जगह ले जाने पर मजबूर कर दिया जहां मैं अपनी पिछली जिंदगी में रहा करता था। वो जगह अभी भी उतनी ही अंधेरी और सीलन भरी थी। हवा में सस्ते सिगरेट और कचरे की बदबू घुली हुई थी। वहां मैंने एक जानी पहचानी परछाई को एक कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ जूझते हुए देखा। वो स्विन थी। तुम्हें इसकी उम्मीद